जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका द अकेडमी 2.0 पर। हम लोग भूगोल में आज पढ़ेंगे ब्रह्मांड। क्या पढ़ेंगे? ब्रह्मांड, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है कॉस्मोस। ब्रह्मांड जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? कॉस्मोस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कॉस्मोस। ठीक है ना। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? कॉस्मोस के बारे में पढ़ने वाले हैं। देखें, अगर ब्रह्मांड की अगर संकल्पना की बात करें कि जो ब्रह्मांड की संकल्पना है इसकी शुरुआत कहाँ से होती है, तो जो प्राचीन काल में जो लोग थे उनका मानना ये था कि जो पृथ्वी से जितने भी पिंड दिखाई दे रहे हैं इन सब का जो समूह है वो क्या कहलाता है? ब्रह्मांड कहलाता है। ठीक है ना। तो कुछ इस तरह का परिभाषा देते थे कि मानव मस्तिष्क में बनने वाले संपूर्ण विश्व का मानचित्र क्या कहलाता है? ब्रह्मांड कहलाता है। वो क्या कहते थे? वो कह रहे थे कि मानव मस्तिष्क में बनने वाले क्रमबद्ध संपूर्ण विश्व के मानचित्र को ब्रह्मांड कहा इन्होंने। ठीक है। तो इनका मानना यह था कि जो मानव मस्तिष्क में जो संपूर्ण विश्व का जो मानचित्र बन रहा है, जिसमें पृथ्वी से जितने भी खंड दिखाई दे रहे हैं, जितने भी पिंड दिखाई दे रहे हैं, इन सब का एक क्रमबद्ध जो मानचित्र बन रहा है दिमाग में, मानव मस्तिष्क में, वो क्या है? वही ब्रह्मांड है। लेकिन ये जो था ये परंपरागत था। ये जो ब्रह्मांड की जो परिभाषा चल रही थी ये कैसी चल रही थी? ये परंपरागत थी। कैसी थी? परंपरागत, यानी ये परंपराओं में ये बधी हुई थी, यानी अपनी परंपरा को लेकर चल रही थी। अब यहाँ से इसमें वैज्ञानिकता आएगी, लेकिन यहाँ इसी परंपरागत अवधारणा को लेकर चलने वाले एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है टालमी। क्या नाम है? टालमी। इन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम था अल्मागेस्ट। क्या नाम था? अल्मागेस्ट। और इन्होंने 140 ईस्वी में, कब? 140 ईस्वी में इसी परंपरागत अवधारणा के तहत इन्होंने एक अवधारणा दी जिसे कहा गया जियोसेंट्रिक अवधारणा या जियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट। जिसे क्या कहा गया? जियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट, यानी इसे कहते हैं भूकेंद्रित अवधारणा। इसे क्या कहा जाएगा? भूकेंद्रित अवधारणा। देखें, जो टालमी महोदय हैं परंपरागत अवधारणा को लेकर चलते हैं और इसके तहत ही ये एक अवधारणा देते हैं जिसे क्या कहा जाता है? जियोसेंट्रिक अवधारणा के नाम से जाना जाता है। अब ये जो जियोसेंट्रिक अवधारणा है ये बताता क्या है? ये बताता है कि जो ब्रह्मांड है ये क्या है? ब्रह्मांड। इस पूरे ब्रह्मांड के केंद्र में ये क्या है? केंद्र है। इस ब्रह्मांड के केंद्र में ये क्या कौन है? तो इसी केंद्र में पृथ्वी है। यानी जो केंद्र है ब्रह्मांड का, उस केंद्र में कौन है? पृथ्वी है। और इस ब्रह्मांड में यानी जो पृथ्वी के जो चारों तरफ ये जो पिंड हैं यहाँ पे ब्रह्मांड में, चाहे वो सूर्य हो या अन्य पिंड हो, सूर्य व अन्य पिंड, ये सभी क्या करते हैं? तो ये सभी पिंड ये पृथ्वी का चक्कर लगाते हैं। ये सभी पिंड क्या करते हैं? ये पृथ्वी का चक्कर लगाते हैं।
ठीक है, ये सभी पिंड क्या करते हैं, पृथ्वी का चक्कर लगाते हैं। तो इस अवधारणा को देने वाला कौन है, तो टालमी महोदय। अब यहाँ पे देखें कि हमने देखा कि जो टालमी महोदय हैं इन्होंने क्या दिया था, तो टालमी महोदय ने भू केंद्रित अवधारणा दिया, भू केंद्रित अवधारणा। तो यहाँ से पूछा जाता है कि भू केंद्रित अवधारणा किसने दी, फिर यहाँ पे ये कब अवधारणा दी गई थी, तो आपको याद रखना है 140 ईस्वी में। और क्या बताया गया इसमें कि सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में कौन है, पृथ्वी है, और सूर्य व अन्य पिंड पृथ्वी का चक्कर लगाते हैं। ठीक इसके 1400 ईस्वी के बाद एक व्यक्ति आते हैं जिसका नाम है कापरनिकस। कौन है, कापरनिकस। ये जो कापरनिकस महोदय हैं, ये 1543 ईस्वी में, कब, 1543 ईस्वी में ये अब इस अवधारणा को, जो परंपरागत अवधारणा थी, उसको बदलने का प्रयास करते हैं, उसको चुनौती देने का प्रयास करते हैं। और जिसके वजह से क्या होता है कि इनकी जान भी चली जाती है, अर्थात इन्हें मृत्यु दंड दी जाती है। ये अवधारणा देते कौन सी है, तो जो इन्होंने अवधारणा दी उस अवधारणा का नाम था हेलियोसेंट्रिक अवधारणा। कौन था, हेलियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट। इन्होंने कौन सी अवधारणा दी, हेलियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट दी। इसे हिंदी में कहा जाता है सूर्य केंद्रित अवधारणा। क्या कहा जाता है, सूर्य केंद्रित अवधारणा। और आपको याद रखना है कि पहली बार ये अवधारणा कब आती है, तो ये आती है 1543 में। यानी 1543 में पहली बार ये कहा जाता है कि ब्रह्मांड के केंद्र में कौन है, सूर्य है। क्योंकि अगर आज की दृष्टि से देखें तो ये अवधारणा भी गलत है, लेकिन जो तत्कालीन अवधारणा थी उसका जो तात्पर्य था केवल सौरमंडल से था, ठीक है ना। वो उस समय ये अवधारणा इतनी विस्तृत रूप में नहीं थी, क्योंकि ऑलरेडी आप देख रहे हैं कि परंपरागत अवधारणा है, धर्म ग्रंथ जो हैं जिसको मान्यता दे रहे हैं उसकी अवधारणा है। और धर्म ग्रंथ भी इस बात को मानते हैं कि ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी है, और उस पृथ्वी पे ईश्वर क्या करता है, जन्म लेता है। इसके साथ ही साथ यानी ईश्वर उस पे समय समय पर जन्म लेता है, ऐसा नहीं कि हमेशा जन्म लेता है या फिर सारों मानो ही ईश्वर है, ऐसा नहीं, ठीक है ना। तो ईश्वर जन्म लेता है, यानी आप देखेंगे कि ईसा मसीह जन्म लिए उस समय पे, है ना। तो बाइबिल भी इस बात को मान रही थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस समय जो धर्म ग्रंथ हैं उनका इतना वर्चस्व था कि उसके विरुद्ध जाना समझिए कि अपने मौत को बुलाना था। और पहली बार ये हिम्मत किसी ने करने का प्रयास किया तो व्यक्ति थे कौन, कापरनिकस महोदय। और इस अवधारणा को चुनौती दी और फिर कहा कि देखिए ये जो ब्रह्मांड है ना, ये क्या है, ब्रह्मांड है। इस ब्रह्मांड का केंद्र है, ये क्या है, केंद्र। और ये जो ब्रह्मांड का केंद्र है ना, इस केंद्र में कुछ और नहीं, यानी पृथ्वी नहीं, ये क्या है, यहाँ पे ये सूर्य है। ये कौन है, ये सूर्य। इन्होंने पहली बार बताया कि ब्रह्मांड के केंद्र में कौन है, सूर्य है। और पृथ्वी वो अन्य ग्रह, पृथ्वी वो अन्य पिंड क्या करते हैं, तो
सूर्य का चक्कर लगाते हैं। क्या करते हैं? सूर्य का चक्कर लगाते हैं। क्या करते हैं? तो ये सूर्य का चक्कर लगाते हैं इसे। ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि जब इन्होंने इस अवधारणा को दिया तो ऐसा नहीं कि उस समय के लोग मान लिए या फिर धर्म ग्रंथों ने स्वीकार किया, ऐसा नहीं, बल्कि इसके बदले में इन्हें क्या किया गया? इन्हें मृत्यु दंड दी गई। फिर कुछ समय बीता और करीब 1805 में 1805 ईस्वी में एक व्यक्ति थे जिसका नाम था विलियम हर्शेल। क्या नाम था? विलियम हर्शेल। विलियम हर्शेल। थोड़ा सा यहाँ पे देखें, जो ये कापरनिकस महोदय है ना, जब इन्होंने सूर्य केंद्रित अवधारणा दी तब उस समय इन्हें तो मृत्यु दंड दी गई, लेकिन बाद में इन्हें क्या कहा गया? आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक कहा गया। इन्हें क्या कहा गया? आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक कहा गया। आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक। ठीक है ना? तो इन्हें क्या कहा गया? आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक कहा गया। इतना आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। देखें, ये जो विलियम हर्शेल महोदय है ना, ये क्या करते हैं? तो टेलीस्कोप की मदद से ये रिसर्च करते हैं। ठीक है ना? यानी दूरदर्शी की सहायता से ये खोज करते हैं। दूरदर्शी का प्रयोग करते हैं और इस दूरदर्शी का प्रयोग करके इन्होंने बताया कि जो सौर मंडल है ना, कौन? सौर मंडल, वो क्या है? तो ब्रह्मांड का एक अंश मात्र है। ये क्या है? तो ब्रह्मांड का अंश मात्र है। ये क्या है? अंश मात्र। यानी जो आप इस पूरे ब्रह्मांड को देख रहे हैं, इस पूरे ब्रह्मांड में यहाँ पे आपको केवल क्या दिख रहा है? एक छोटा सा हिस्सा, जिसे क्या कह रहे हैं? सौर मंडल। ये क्या है? इसका छोटा सा हिस्सा सौर मंडल है और ये पूरा क्या है? ब्रह्मांड है। ठीक है। अब जो ये सौर मंडल है ना, इसी सौर मंडल में आपको याद रखना है कि सूर्य है और सूर्य केंद्र में है और पृथ्वी व अन्य जो पिंड है इसके चक्कर लगाते हैं। ठीक है ना? तो यहाँ पे कौन है? पृथ्वी व अन्य पिंड। पृथ्वी व अन्य पिंड ये क्या करते हैं? तो सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ठीक है। ठीक, अब इनके कुछ समय के बाद एक नए खगोल शास्त्री आते हैं जिनका नाम है पी हब्बल। ठीक है ना? जिनका नाम क्या है? एडविन पी हब्बल। एडविन पी हब्बल। ये जो हब्बल महोदय हैं, ये 1925 में अपनी अवधारणा देते हैं और इस अवधारणा में ये बताते हैं कि कहते हैं कि देखिए, जिसकी हम बात कर रहे हैं कि जो ब्रह्मांड है, इस ब्रह्मांड में ब्रह्मांड में जो सूर्य है वो क्या है? सौरमंडल है, एक अंश मात्र है। जब ये हब्बल महोदय जब इस पे रिसर्च करते हैं तो कहते हैं कि नहीं, देखिए,
ब्रह्मांड में बहुत सारी गैलेक्सी आकाश गंगाएं हैं, बहुत सारी क्या हैं, आकाश गंगाएं हैं, बहुत सारी क्या है, आकाश गंगाएं हैं। और हमारी जो आकाश गंगा है ना, इन्हीं आकाश गंगाओं में से एक है। यानी ये क्या है, पूरा ब्रह्मांड है। और इस पूरे ब्रह्मांड में लाखों आकाश गंगाएं हैं, लाखों क्या हैं, आकाश गंगाएं हैं। इतनी लाखों आकाश गंगाओं में से एक जो आकाश गंगा है जिसका नाम है मिल्की वे, या इसी को दुग्ध मेखला कहते हैं, दुग्ध मेखला। ये जो दुग्ध मेखला है, ये हमारी आकाश गंगा है। और इस आकाश गंगा का एक अंश मात्र कौन है, हमारा सौर मंडल है। हमारा क्या है, सौर मंडल। जब यह अवधारणा इतनी आगे बढ़ती है तब अब इस बात का जिक्र होने लगता है कि तब एक बात बताएं, अगर ऐसा कुछ है तो फिर ब्रह्मांड बना कैसे। और चूंकि एक बहुत बड़ा ये सवाल है और इस पे बहुत सारे रिसर्च भी हुए और आज भी इस पे क्या हो रहे हैं, रिसर्च हो रहे हैं। तो आइए उससे संबंधित कुछ अवधारणाओं को देखते हैं। ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित अवधारणा। ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित प्रमुख अवधारणा। देखिए, जो पहली अवधारणा है जिसे कहते हैं साम्य अवस्था का सिद्धांत। पहला कौन है, साम्य अवस्था। साम्य अवस्था का सिद्धांत जिसे देने वाले हैं गोल्डबर्ग, हार्मन बार्डी, इन्होंने इस अवधारणा को दी। दूसरा है दोलन सिद्धांत। दूसरा कौन सा है, दोलन सिद्धांत। और जो दोलन सिद्धांत है इसको देने वाले हैं डॉक्टर एलन सैंडविच। और जो तीसरा सबसे महत्वपूर्ण अवधारणा है जिसे कहते हैं बिग बैंग सिद्धांत। बिग बैंग सिद्धांत जिसको देने वाले हैं जॉर्ज लैमेतेयर। कौन दिया है इसको, जॉर्ज लैमेतेयर। यहाँ पे अब कर लेते हैं इसको, लेमेतेयर। तो इस जॉर्ज लैमेतेयर महोदय ने क्या दिया, बिग बैंग सिद्धांत दिया। अब ये जो बिग बैंग सिद्धांत है ये क्या है, आइए इसको समझते हैं। बिग बैंग सिद्धांत कह सकते हैं बिग बैंग थ्योरी। ये जो बिग बैंग थ्योरी है जिसको देने वाले कौन है, जॉर्ज लैमेतेयर। इन्होंने बताया कि देखें
अगर अब से 13.8 अरब वर्ष पहले चलें, अरब वर्ष पहले, तो देखें पूरा जो ब्रह्मांड है ना एक पिंड के रूप में था, ठीक ना। पूरा ब्रह्मांड क्या था, तो पूरा ब्रह्मांड एक पिंड के रूप में था। किस रूप में था, तो एक पिंड के रूप में था। ये पिंड है, इसी पिंड के रूप में था। इसी पिंड को कहा गया बिंदु। इसी पिंड को क्या कहा गया, बिंदु। अर्थात पूरा ब्रह्मांड एक बिंदु के रूप में था, एक पिंड के रूप में था। जो ये पिंड, जो एक पिंड है जिसे क्या कह रहे हैं, बिंदु कह रहे हैं, इस बिंदु को कहा गया सिंगुलैरिटी। क्या कहा गया इसे, इसे सिंगुलैरिटी कहा गया। क्या कहा गया, इसे सिंगुलैरिटी कहा गया। अब ये जो सिंगुलैरिटी है ना, इसकी विशेषता क्या थी, तो ये अधिक, इसमें ताप और अत्यधिक दाब था। ये क्या था, अत्यंत ताप व दाब था। तो इसमें बहुत ताप और दाब था। फिर हुआ क्या कि इसमें जो सिंगुलैरिटी है, इसमें अचानक एक बार विस्फोट हुआ। इसमें क्या हुआ, विस्फोट। सिंगुलैरिटी में क्या हुआ, विस्फोट हुआ। और जो ये विस्फोट है ना, इसी विस्फोट को कहा गया बिग बैंग। क्या कहा गया, इसी को बिग बैंग कहा गया, ठीक है। यानी देखें ये पूरा पिंड, पूरा ब्रह्मांड एक पिंड के रूप में था, जिसे क्या कहा गया, सिंगुलैरिटी, या इसी को बिंदु कहा गया, सिंगुलैरिटी कहा गया। इसमें क्या हुआ, विस्फोट हुआ। जब विस्फोट हुआ तो ये पिंड ऐसे टूटे, और टूट के ये क्या हो गए, इसके सारे पिंड बिखर गए। यानी विस्फोट हुआ तो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गया, ठीक है ना। ये क्या हो गया, टुकड़ों में टूटकर बिखर गया। टूटकर क्या हो गया, बिखर गया। फिर आगे चल के यहाँ ये टूटकर बिखरा, और सीधा जो ये पिंड थे इनका क्या होने लगा, फैलाव होने लगा। क्या होने लगा, फैलाव होने लगा। अब जो ये पिंड थे इनमें फिर से क्या हुआ, तो ये यहाँ पे आप देखेंगे कि फिर से इसमें, इनमें पिंडों का समूहन हुआ। पिंडों का क्या हुआ, समूहन हुआ। पिंडों का क्या हुआ, समूहन हुआ। जब पिंडों का समूहन हुआ तो इसी पिंडों के समूहन से क्या हुआ, आकाश गंगाओं का निर्माण हुआ। किसका निर्माण हुआ, आकाश गंगा। ठीक है ना, ये क्या बना है, ऐसे आकाश गंगाओं का निर्माण हुआ। फिर से जो ये आकाश गंगा है, इनमें फिर से विस्फोट हुआ। फिर से इसमें क्या हुआ, विस्फोट हुआ। अब विस्फोट हुआ तो अब ये क्या बने, यहाँ पे ये छोटे छोटे पिंड के रूप में टूटे, जिन्हें क्या कहा गया, तारा कहा गया। इन्हें क्या कहा गया, विस्फोट होने तो किसका निर्माण हुआ, तारों का निर्माण हुआ। फिर से अब इनका फिर से क्या होगा, समूहन, और फिर समूहन होने के बाद फिर से इन्हें पुनः विस्फोट होगा, और फिर विस्फोट होगा तो इसमें क्या होगा, तो तारों का, अब ग्रहों का निर्माण होगा, अन्य पिंडों का निर्माण होगा। और इस तरह से इसी प्रक्रिया, ये जो प्रक्रिया है लगातार चलती रही, जिसके वजह से आज वर्तमान का ब्रह्मांड स्वरूप में आया। ये चीज़ एक और चीज़ बता रही है कि जब यहाँ पे विस्फोटन हो रहा है, ठीक है ना, तो विस्फोट होगा तो वो चीज़ें क्या होंगी, फैलेंगी, उनमें फैलाव होगा।
अर्थात जो ब्रह्मांड है उस क्या कैसा है, तो ब्रह्मांड फैल रहा है। ये क्या चीज़ें यहाँ से पता चल रही हैं कि ब्रह्मांड क्या हो रहा है, तो ब्रह्मांड फैल रहा है। ब्रह्मांड क्या हो रहा है, फैल रहा है। ठीक है, ब्रह्मांड क्या कर रहा है, तो ब्रह्मांड फैल रहा है। ठीक है, आगे हम लोग देखें कि यहाँ पे अब हम लोग पढ़ेंगे आकाशगंगा को। ठीक है, किसको पढ़ेंगे, आकाशगंगा, जिसको इंग्लिश में कहते हैं गैलेक्सी। तो तब तक इस क्लास को यहीं तक रोकते हैं। अगली क्लास में हम लोग क्या करेंगे, आकाशगंगाएं और जो सूर्य निर्माण की प्रक्रिया है, अर्थात तारा कैसे बनते हैं, तारा को ही आप सूर्य कहते हैं, है ना, तो उस प्रक्रिया को देखेंगे। फिर आगे हम लोग सौरमंडल को पढ़ेंगे। ठीक है, और आपको क्लास कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। और यदि आप चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें ताकि वो भी इसका लाभ ले सके। और आपको याद रखना है कि ये जो क्लास है ये प्रॉपर सीटेट के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसके साथ ही साथ ये यूपी टेट के लिए भी ठीक है, और जो जे टेट भरे होंगे, ठीक है ना, यानी झारखंड टेट, तो उसके लिए भी ये ज्योग्राफी की क्लास है, महत्वपूर्ण है। ठीक है ना, चूँकि उसके लिए झारखंड वाले के लिए एक अलग से फिर से क्लास चलाएंगे, लेकिन आप इससे भी उस चीज़ को मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, तो तब तक के लिए जय हिंद, आप अपना ख्याल रखें।